जरा सोचिए, आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। अगर आप उसे कसकर पकड़े रहें तो जलन सिर्फ आपको होगी। यही हाल हमारा होता है जब हम गुस्से, डर, गिल्ट या टूटे रिश्तों को पकड़कर बैठे रहते हैं। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट इज ग्रोविंग अप। मतलब छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि असली ताकत है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो सीक्रेट्स जो आपको सिखाएंगे कैसे अतीत की जंजीरों से आजाद होना है, कैसे अपने अंदर की हीलिंग शुरू करनी है और कैसे एक नई जिंदगी जीनी है, हल्की, आजाद और सच में आपकी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो बातें हम आज साझा करेंगे वो शायद आपकी जिंदगी बदल दें। पार्ट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, लेटिंग गो का असली मतलब। लेटिंग गो सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कई लोगों को लगता है ये हार मान लेना है, ये किसी रिश्ते या सपने को छोड़ देना है, ये अपनी कोशिशों को अधूरा छोड़ देना है। लेकिन निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, लेटिंग गो कभी हार नहीं, बल्कि हीलिंग की शुरुआत है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे बोझ उठाते रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। कभी वो बचपन के गहरे जख्म होते हैं, कभी रिश्तों की कड़वाहट, कभी किसी की कही हुई चोट पहुंचाने वाली बातें, और कभी हमारा खुद का गिल्ट। ये बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं और आपके हाथ में बहुत भारी पत्थर बंधे हुए हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, वो नाव तेज नहीं चल सकती। पत्थर छोड़ दीजिए तो पानी पर नाव हल्की होकर आगे बढ़ने लगती है। यही है लेटिंग गो का रियल पावर। निक कहते हैं, जब तक आप पुराने बोझ को पकड़े रहते हैं तब तक नए पॉसिबिलिटीज की जगह नहीं बनती। मतलब अगर आप अतीत को बार बार रिप्ले करते रहेंगे तो भविष्य का नया चैप्टर शुरू ही नहीं होगा। यह किताब हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि लेटिंग गो कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह प्रोसेस हमें अवेयरनेस से शुरू करके एक्सेप्टेंस, हीलिंग और फिर ग्रोथ तक ले जाती है। आज की समरी में हम देखेंगे कौन सी चीजें हमें अंदर से रोकती हैं, कैसे अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना है, कौन से प्रैक्टिकल रिचुअल्स अपनाकर हम सच में हल्का और आजाद महसूस कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, लेटिंग गो का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं, बल्कि एक नया पाना भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, जहां हम सीखेंगे हाउ टू लेट गो एंड ट्रूली लिव फ्री। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके एक कमेंट और सब्सक्राइब से न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हम और भी पावरफुल समरीज द बुक थिंकर्स पर आपके लिए लाते रहेंगे। पार्ट सेकंड, व्हाई होल्डिंग ऑन हर्ट्स। क्यों पकड़कर रखना हमें तोड़ता है? हम इंसान अक्सर उन चीजों को पकड़कर रखते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं या अब हमारे काम की नहीं रही। कभी वो रिश्ते होते हैं जो खत्म हो चुके हैं, कभी वो ड्रीम्स होते हैं जो अब हमारी करंट रियलिटी से मेल नहीं खाते, और कभी गिल्ट, ग्रजेस या दर्दनाक यादें। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सब हमें चोट पहुंचाते हैं तो हम इन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? निक ट्रेंटन कहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कंट्रोल चाहता है। हमें लगता है कि अगर हमने अतीत की यादों या लोगों को छोड़ा तो शायद हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा खो जाएगा। हम यह भी मान लेते हैं कि शायद कल सब बदल जाए, शायद वो इंसान वापस आ जाए, शायद वो हालात बेहतर हो जाए, और यही शायद हमें दर्द में कैद कर देता है। इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक रस्सी बंधी हुई है और दूसरी तरफ कोई भारी ट्रक तेजी से खींच रहा है। अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो रस्सी आपके हाथ को लहूलुहान कर देगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देंगे दर्द बंद हो जाएगा। इसी तरह अतीत को पकड़कर रखना हमें चोट देता है। होल्डिंग ऑन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह हमें प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। हम जीते तो आज में हैं, पर हमारा माइंड या तो कल की चोट में फंसा है या आने वाले कल की चिंता में। रिजल्ट, हम अपनी रियल एनर्जी खो देते हैं। साइकोलॉजी ये बताती है कि जब हम ग्रजेस या रिग्रेट्स को पकड़े रहते हैं तो हमारा ब्रेन बार बार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल। इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, बल्कि शरीर पर भी होता है। लो इम्यूनिटी, इंसोम्निया, एंजाइटी, इवन डिप्रेशन, सबकी जड़ यही हो सकती है। निक ट्रेंटन एक पावरफुल लाइन कहते हैं, होल्डिंग ऑन इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू सफर। मतलब जब हम नफरत या गुस्से को पकड़कर रखते हैं तो असल में खुद को ही जहर पिला रहे होते हैं। इसलिए लेटिंग गो सिर्फ मेंटल पीस का सवाल नहीं, ये फिजिकल हेल्थ का भी सवाल है। तो याद रखिए, कभी कभी चीजों को पकड़कर रखना सुरक्षित लगता है, लेकिन असल सुरक्षा छोड़ने में है, क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तभी आप आजाद होते हैं। पार्ट थर्ड,
आइडेंटिफाइंग इमोशनल ट्रिगर्स। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना लेटिंग गो की जर्नी में पहला असली कदम है। जानना कि कौन सी चीजें हमें बार बार अंदर से हिला देती हैं। इन्हें कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर क्या है? कोई छोटा सा इवेंट, कोई बात, कोई याद जो अचानक आपके अंदर गुस्सा, दुख, गिल्ट या डर पैदा कर दे। एग्जाम्पल, किसी का कैजुअल कमेंट सुनकर आपको चाइल्डहुड का रिजेक्शन याद आ जाए। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर आपको फेलियर का डर महसूस हो। किसी पुराने दोस्त की शादी की फोटो देखकर आपको अकेलेपन का दर्द महसूस हो। निक ट्रेंटन कहते हैं, हम ट्रिगर को पहचानते नहीं, इसलिए रिएक्ट कर बैठते हैं। मतलब हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सी चीज बार बार हमारी इनर पीस को डिस्टर्ब करती है। ट्रिगर्स की सबसे कॉमन कैटेगरीज: फैमिली, माता पिता की एक्सपेक्टेशंस, सिबलिंग्स की कंपैरिजन, वर्क, क्रिटिसिज्म, डेडलाइंस, बॉस का प्रेशर, रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट इश्यूज, रिजेक्शन, बिट्रेयल, सोशल मीडिया, दूसरों की सक्सेस, लाइफस्टाइल कंपैरिजन, लाइक्स, फॉलोअर्स। अब सवाल, इन्हें पहचाने कैसे? निक एक छोटा सेल्फ चेक एक्सरसाइज सुझाते हैं। जब भी आप अचानक गुस्सा, उदासी या एंजाइटी महसूस करें, पॉज करें और खुद से 3 सवाल पूछें। फर्स्ट, अभी मैंने किस सिचुएशन पर रिएक्ट किया? सेकंड, इस सिचुएशन ने मुझे कौन सा पुराना दर्द याद दिलाया? थर्ड, क्या मेरी रिएक्शन ज्यादा है एक्चुअल घटना से? एग्जाम्पल, एक लड़की को उसकी ऑफिस मीटिंग में बॉस ने कहा, यू कुड डू बेटर। वो बात सुनते ही रोने लगी। असल कारण वो सेंटेंस नहीं था, असल ट्रिगर था बचपन में उसके पेरेंट्स का बार बार कहना, तुम कभी इनफ नहीं हो। यानी ट्रिगर आज का नहीं, अतीत का जख्म है। निक बताते हैं, ट्रिगर हमें ये सिग्नल देते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में कौन सी अधूरी हीलिंग बाकी है। मतलब अगर आपको बार बार वही चीज परेशान करती है तो असल में यह रिमाइंडर है कि अंदर कहीं कोई पुराना घाव अभी भी भरा नहीं। लेसन, ट्रिगर्स से भागना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना जरूरी है। क्योंकि जब आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो रिएक्शन की जगह चॉइस आती है, और यही चॉइस लेटिंग गो की असली ताकत है। पार्ट 4, द साइकोलॉजी ऑफ लेटिंग गो। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात भी घंटों, दिनों, यहां तक कि सालों तक घूमती रहती है। किसी ने एक हार्श कमेंट कह दिया, किसी रिश्ते में धोखा मिला या कोई पुरानी गलती, वो बार बार रिप्ले होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है हमारे ब्रेन और इमोशंस के साइंस में। Why our brain holds on। हमारा दिमाग सर्वाइवल मशीन है। एवोल्यूशन के समय से ही यह नेगेटिव एक्सपीरियंस को स्ट्रांगली स्टोर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान जंगल में गया और उसे वहां खतरा मिला तो दिमाग ने तुरंत याद बना लिया, यहां मत जाना। इसी तरह आज भी जब कोई पेनफुल घटना होती है तो हमारा ब्रेन उसे बार बार रिपीट करके हमें सावधान करना चाहता है। यानी लेटिंग गो मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही पुराने जख्मों को पकड़े रहता है। इमोशनल लूप्स। न्यूरोसाइंस बताती है कि हर बार जब हम किसी पेनफुल मेमोरी को याद करते हैं तो हमारे ब्रेन में सेम केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे वो घटना अब भी हो रही हो। यानी हम खुद ही बार बार अपने घाव को रीओपन कर रहे होते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि याद करने से ही दर्द जिंदा रहता है। द साइंस ऑफ रिलीज। अब सवाल उठता है, अगर दिमाग इतनी स्ट्रांगली पकड़ लेता है तो हम कैसे छोड़ें? साइकोलॉजी कहती है कि लेटिंग गो इज इक्वल टू रीवायरिंग द ब्रेन। जब हम एक्सेप्टेंस, रिफ्रेमिंग और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस करते हैं तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। मतलब जितना हम पुरानी यादों को छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा दिमाग हमें हल्का और फ्री महसूस कराने लगता है। एग्जाम्पल स्टोरी। मान लीजिए रीना नाम की एक लड़की का रिश्ता टूट गया। हर बार जब वह अकेली होती उसका माइंड बार बार एक्स पार्टनर के साथ की यादों को रिपीट करता। पर जैसे ही उसने जर्नलिंग और मेडिटेशन शुरू किया उसने अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखा। पहले हफ्तों में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रेन नए पैटर्न्स बनाने लगा। अब हर बार याद आने पर दर्द की जगह एक नया थॉट आता, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब मेरी ग्रोथ की बारी है। यही है ब्रेन का रीवायरिंग इन एक्शन। लाइफ लेसन। लेटिंग गो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली ब्रेन और इमोशंस के बीच की वायरिंग को बदलने की प्रोसेस है। जितना आप खुद को अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और हेल्थी प्रैक्टिसेस देंगे उतना ही आपका दिमाग छोड़ना सीख जाएगा। पार्ट 5, निक ट्रेंटन्स प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब तक हमने समझा कि दिमाग क्यों पुरानी बातों को पकड़कर बैठा रहता है और इमोशंस बार बार हमें उसी जगह खींच ले जाते हैं। लेकिन निक ट्रेंटन की किताब
द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ थ्योरीज नहीं है, बल्कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं जिन्हें कोई भी इंसान अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकता है। निक ट्रेंटन कहते हैं, छोड़ना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। तो आइए समझते हैं उनके 3 सबसे पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, अवेयरनेस, जागरूकता। छोड़ने से पहले हमें यह जानना होता है कि हम क्या पकड़े हुए हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं तो आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन ट्रूथ यह है कि अंदर ही अंदर हम अब भी उस चोट को कैरी कर रहे होते हैं। अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों और इमोशंस को नोटिस करना। एक्सरसाइज, दिन में एक बार पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, अभी मैं किस चीज से चिपका हुआ हूं? क्या ये मेमोरी, गिल्ट या किसी का बिहेवियर मुझे बार बार परेशान कर रहा है? जब आप ऑनेस्टली ये सवाल पूछते हैं तो दिमाग आपको एग्जैक्ट बैगेज दिखाने लगता है। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। अवेयरनेस के बाद सबसे कठिन स्टेप आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप अग्री करें कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब है आप मान लें कि वो हो चुका है, यानी अब उसे बार बार रिप्ले करने का कोई फायदा नहीं। निक कहते हैं, एक्सेप्टेंस कट्स द कॉर्ड, यानी जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आपके और उस दर्द के बीच इनविजिबल स्ट्रिंग जुड़ी रहती है। स्टेप 3, रिलीज, मुक्ति पाना। रिलीज का मतलब है उस बैगेज को कॉन्शियसली छोड़ देना। यह स्टेप सबसे फ्रीइंग होता है। प्रैक्टिकल वेज टू रिलीज, जर्नलिंग, अपने दिल की सारी बातें लिख डालें। कागज इमोशंस का सबसे बड़ा अब्सॉर्बर है। ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग के साथ इमेजिन कीजिए कि हर एक्सेल के साथ आपका दर्द बाहर निकल रहा है। रिचुअल ऑफ गुड बाय, कई लोग एक सिंबॉलिक रिचुअल करते हैं, जैसे किसी पुराने लेटर को जलाना या उस घटना से जुड़े ऑब्जेक्ट को डोनेट करना। इससे सबकॉन्शियस को क्लोजर मिलता है। ऑडियंस एक्सरसाइज, अभी एक पल रुकिए, सोचिए आपके दिल में कौन सी ऐसी याद या गिल्ट है जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं। अब इमेजिन कीजिए आप उसे अपने हाथों में पकड़कर खिड़की से बाहर छोड़ रहे हैं। गहरी सांस लीजिए और रिलीज कर दीजिए। याद रखिए, यह छोटा सा एक्सरसाइज आपके सबकॉन्शियस को नया डायरेक्शन देगा। की टेक अवे, निक ट्रेंटन का 3 स्टेप फॉर्मूला सिंपल है। नोटिस व्हाट हर्ट्स, नेम एंड एक्सेप्ट इट, एंड फाइनली रिलीज इट। यह प्रोसेस किसी वेट को उतारने जैसा है। धीरे धीरे हर प्रैक्टिस के साथ आपका मन हल्का और फ्री महसूस करने लगता है। पार्ट 6, फॉरगिवनेस एज फ्रीडम। फॉरगिवनेस यानी माफ करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं किसी को माफ कर दूं तो इसका मतलब है कि मैं उनकी गलती को सही मान रहा हूं, लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग है। निक ट्रेंटन कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट इज अबाउट सेटिंग योरसेल्फ फ्री। यानी माफी देने का असली फायदा सामने वाले को नहीं बल्कि आपको मिलता है। क्यों जरूरी है फॉरगिवनेस? जब हम किसी की गलती, धोखा या चोट को पकड़े रखते हैं तो वो मेमोरी हमारे मन को बार बार डिस्टर्ब करती रहती है। हर बार उस इंसान का नाम सुनते ही अंदर गुस्सा या दुख उठता है, यानी वो इंसान इनडायरेक्टली हमारी जिंदगी पर कंट्रोल कर रहा होता है। फॉरगिवनेस उसी कंट्रोल को तोड़ देता है। ये कहना है, हाँ तुमने गलत किया, लेकिन अब मैं उस दर्द को कैरी नहीं करूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीमा नाम की एक महिला अपने पिता से सालों तक नाराज रही। उसके पिता ने बचपन में उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और रीमा हमेशा महसूस करती रही कि उसका सपना टूट गया। हर बार जब वो अपने करियर में मुश्किल देखती तो मन ही मन अपने पिता को ब्लेम करती। लेकिन जब उसने फॉरगिवनेस एक्सरसाइज की, अपने पिता को एक लेटर लिखा जिसमें उसने सब इमोशंस बाहर निकाले, तो उसने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं ताकि मैं खुद को आजाद कर सकूं। उस दिन से उसने खुद को नई एनर्जी और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते पाया। सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। कई बार हम अपनी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं उस दिन चुप रहता। ये बातें हमें भीतर से तोड़ देती हैं। निक कहते हैं, अगर आप खुद को माफ नहीं करते तो आप कभी सच में आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है अपनी गलतियों को मानना, उनसे सीखना और खुद को कह देना, मैं इंसान हूं, और इंसान होने का मतलब है गलतियां करना, लेकिन अब मैं इनसे सीखकर आगे बढ़ रहा हूं। प्रैक्टिकल फॉरगिवनेस रिचुअल्स। फर्स्ट, लेटर राइटिंग। उस व्यक्ति या खुद को एक लेटर लिखिए। लिखते वक्त ऑनेस्टी रखें,
लिखने के बाद उसे रख दीजिए या डिस्ट्रॉय कर दीजिए। सेकंड, विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि आप उस इंसान को अपने दिल से बाहर भेज रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। थर्ड, वर्बल एफर्मेशन। रोज खुद से कहें, मैं छोड़ने और माफ करने के लिए तैयार हूं। ऑडियंस पॉज एक्सरसाइज। अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचिए कौन सा इंसान है जिसका नाम आते ही आपके अंदर गुस्सा या दुख उठता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप उसे सामने खड़ा देखकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हारी गलती अब मेरे दिल पर बोझ नहीं है। मैं आजाद हूं। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके दिल पर से वेट हल्का हो रहा है? की टेक अवे। फॉरगिवनेस कोई गिफ्ट नहीं है जो आप दूसरों को देते हैं। फॉरगिवनेस एक चाबी है जो आपकी कैद को खोलती है। ये आपको आपके ही दुख से मुक्त कर देती है। पार्ट 7, सेल्फ टॉक एंड इनर हीलिंग। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज कौन सी है? ना माँ बाप की, ना दोस्तों की, ना ही दुनिया की, बल्कि हमारे अपने मन की आवाज, हमारा सेल्फ टॉक। निक ट्रेंटन कहते हैं, द वर्ड्स यू स्पीक टू योर सेल्फ क्रिएट द रियलिटी यू लिव इन। यानी आप अपने मन में रोज क्या बोलते हैं, वही आपकी भावनाएं, आपके डिसीजंस और आपकी पूरी लाइफ शेप करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का असर, कई लोग हर दिन अपने ही दिमाग से ये बातें सुनते रहते हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा। ये वर्ड सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, ये स्लोली आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ्स बन जाते हैं और फिर आपकी रियलिटी उसी बिलीफ को फॉलो करने लगती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं फेल हूं, तो आपका दिमाग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि फेल होना तो पक्का है। इनर हीलिंग बिगिंस विथ वर्ड्स। सेल्फ टॉक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन भी है। जब आप अपने वर्ड्स को बदलते हैं तो आप अपनी इनर हीलिंग शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, कन्वर्ट टू मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, कन्वर्ट टू मेरे पास सीखने और बढ़ने का हर मौका है। ये शिफ्ट छोटा लग सकता है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपके अंदर का प्रोग्रामिंग बदल देती हैं। रियल लाइफ मिनी स्टोरी। अजय एक मिडिल क्लास जॉब करता था और हर दिन सोचता, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता। उसका यह नेगेटिव सेल्फ टॉक उसके पूरे बिहेवियर को वीक बना रहा था। लेकिन एक दिन उसने एक हैबिट अडॉप्ट की, हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद से 3 पॉजिटिव सेंटेंसेस कहना। पहले ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड ने इन बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। 1 साल के भीतर उसने खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया और फाइनेंशियल ग्रोथ देखी। उसने बाद में कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव मेरे दिमाग में हुआ और वो सेल्फ टॉक से आया। ऑडियंस एक्सरसाइज, पॉज मोमेंट। अभी एक कागज उठाइए और लिखिए, आपके माइंड में सबसे ज्यादा कौन सा नेगेटिव सेंटेंस रिपीट होता है। अब उसके सामने लिखिए उसका पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। जैसे, मैं अकेला हूं, कन्वर्ट टू मैं खुद का सबसे अच्छा साथी हूं। मैं डरपोक हूं, कन्वर्ट टू मैं हर दिन साहसी डिसीजंस ले रहा हूं। यह लिखना ही पहला स्टेप है इनर हीलिंग का। हीलिंग प्रैक्टिसेस विद सेल्फ टॉक। फर्स्ट, मिरर टॉक। रोज सुबह मिरर में देखिए और 3 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। सेकंड, ग्रैटिट्यूड। विस्पर। रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातें बोलिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। थर्ड, रीफ्रेम गेम। कोई भी नेगेटिव थॉट आते ही तुरंत पूछिए, मैं इसे पॉजिटिव में कैसे बदल सकता हूं। की टेक अवे, आपका सबसे बड़ा क्रिटिक भी आप ही हो सकते हैं और आपका सबसे बड़ा हीलर भी। सेल्फ टॉक वो टूल है जिससे आप या तो खुद को कैद कर सकते हैं या आजाद कर सकते हैं। जितना आप अपने वर्ड्स को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बनाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी इनर हीलिंग शुरू होगी। पार्ट 8, डेली लेटिंग गो रिचुअल्स। सच्चाई यह है कि लेटिंग गो सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे हम रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें रोज अपने मन को भी साफ करना पड़ता है, पुराने डर, ग्रजेस और नकारात्मक थॉट्स से। निक ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट इज चूजिंग पीस ओवर पेन एवरी सिंगल डे। क्यों जरूरी हैं डेली रिचुअल्स? हमारा माइंड हर दिन हजारों थॉट्स अब्सॉर्ब करता है। सोशल मीडिया से कंपैरिजन, काम का स्ट्रेस, रिश्तों की उम्मीदें, सब मिलकर हमारे भीतर मेंटल क्लटर बना देते हैं। अगर इस क्लटर को साफ नहीं किया जाए तो ये धीरे धीरे एंजाइटी और नेगेटिविटी में बदल जाता है। इसीलिए लेटिंग गो को हैबिट बनाना जरूरी है। प्रैक्टिकल रिचुअल्स। फर्स्ट, मॉर्निंग रीसेट, जर्नलिंग प्रैक्टिस। सुबह उठते ही अपने मन में जो भी थॉट्स हैं उन्हें लिख डालिए। यह प्रैक्टिस आपको 2 फायदे देती है। दिमाग हल्का हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स पेपर पर आकर आपसे डिटैच हो जाते हैं।
सेकंड, ब्रीथिंग मेडिटेशन, रिलीज टेक्निक। हर दिन 5 मिनट गहरी सांस लेकर इमेजिन कीजिए कि आप हर एक्सहेल के साथ डर, गुस्सा और नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे हैं। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और रिलीज की फीलिंग देता है। थर्ड, इवनिंग ग्रैटिट्यूड रिचुअल। रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए या सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रैटिट्यूड नेचुरली आपके माइंड को कमी से अबंडेंस में शिफ्ट करता है। फोर्थ, डिजिटल डिटॉक्स मोमेंट्स। दिन में कम से कम आधा घंटा ऐसा निकालिए जब आप फोन या किसी भी डिजिटल स्क्रीन से दूर रहें। यह ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट करने का मौका देता है। फिफ्थ, सिंबॉलिक रिलीज। कभी कभी आप किसी पुराने गुस्से या मेमोरी को लिखकर कागज जलाइए या फाड़ दीजिए। यह सिंबॉलिक एक्शन आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि मैं अब ये बोझ छोड़ रहा हूं। मिनी स्टोरी, लेटिंग गो इन एक्शन। रीमा, जो हमेशा अपने पास्ट ब्रेकअप से जुड़ा गुस्सा कैरी करती थी, हर दिन जर्नलिंग शुरू की। पहले हफ्ते बस दर्द और शिकायतें लिखती रही। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके वर्ड्स बदल रहे हैं, कंप्लेंट से ग्रेटिट्यूड में। 3 महीने बाद उसने कहा, मेरा दिल हल्का लगने लगा है, जैसे सच में मैंने अपने अंदर से बोझ उतार दिया। ऑडियंस पॉज एक्सरसाइज। अभी सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा थॉट या मेमोरी है जिसे आप रोज कैरी करते हैं। इमेजिन कीजिए कि वो एक पत्थर है और आप उसे हर वक्त पीठ पर लेकर घूम रहे हैं। अब अपने मन में विजुअलाइज कीजिए कि आप उस पत्थर को नीचे रख रहे हैं। की टेक अवे, लेटिंग गो कोई मिरेकल नहीं है, ये एक मसल है। जितना आप रोज इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ये स्ट्रांग होता जाएगा और एक दिन आपको एहसास होगा कि आपके भीतर वो हल्कापन और शांति है जो बाहर की किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। पार्ट 9, रिलेशनशिप्स एंड लेटिंग गो। रिश्ते इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा बोझ भी। कभी ये हमें खुशियों से भर देते हैं तो कभी ये ही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। और सबसे मुश्किल काम होता है रिश्तों से जुड़ी यादों, शिकायतों और दुखों को लेट गो करना। निक ट्रेंटन कहते हैं, वी डोंट जस्ट कैरी पीपल इन आवर हार्ट्स, वी ऑल्सो कैरी देयर वर्ड्स, एक्शंस एंड इवन देयर साइलेंस अनलेस वी चूज टू रिलीज देम। क्यों रिश्तों में लेटिंग गो इतना कठिन है? क्योंकि हम उम्मीदों से बंधे होते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, बदलेगा या वापस आएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि हम दूसरों के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम बार बार किसी के बिहेवियर या पास्ट फाइट्स को याद करते रहते हैं तो असल में हम अपने ही दिल को कैद कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप ट्रिगर्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, माता पिता या भाई बहनों के साथ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, फ्रेंडशिप ब्रेकडाउन्स, दोस्तों की बिट्रेयल या दूरी, रोमांटिक ब्रेकअप्स, प्यार का टूटना या अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। ये सब सिचुएशंस हमारे अंदर एक इमोशनल बैगेज बना देती हैं। स्टोरी, लेटिंग गो इन लव। अंजलि अपने एक्स पार्टनर की हर्टफुल बातें रोज याद करती थी। वो सोचती थी, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे छोड़ दिया? लेकिन सालों तक वो सवाल उसके दर्द को और गहरा करता रहा। फिर उसने निक ट्रेंटन की सिंपल टेक्निक अप्लाई की, नोटिस, नेम, न्यूट्रलाइज। जब भी मेमोरी आती वो खुद से कहती, दिस इज जस्ट अ थॉट, आई नोटिस इट, आई रिलीज इट। धीरे धीरे उसके दिल से वो बोझ उतरने लगा। प्रैक्टिकल टूल्स फॉर रिलेशनशिप लेटिंग गो। फर्स्ट, बाउंड्रीज सेट करना। अगर कोई बार बार आपको हर्ट कर रहा है तो डिस्टेंस बनाना भी लेटिंग गो का हिस्सा है। सेकंड, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। थर्ड, साइलेंट एक्सेप्टेंस। कभी कभी ना अपॉलॉजी मिलती है ना क्लोजर, ऐसे में एक्सेप्टेंस ही असली रिलीज है। फोर्थ, ग्रैटिट्यूड स्विच। रिलेशनशिप के अच्छे मोमेंट्स याद कीजिए और उनके लिए थैंकफुल रहिए। यह आपके फोकस को दर्द से हटाकर ग्रोथ पर लाता है। ऑडियंस पॉज एक्सरसाइज। एक पल रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा रिश्ता है जहां आपने अभी तक पुराना दर्द या शिकायत पकड़ा हुआ है? अब इमेजिन कीजिए कि आप उस व्यक्ति को एक चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें सब इमोशंस हैं, लेकिन वो चिट्ठी भेजनी नहीं है, बस जलाकर या फाड़कर छोड़ देनी है। की टेक अवे, रिश्तों में लेटिंग गो का मतलब है न पास्ट को बदलने की कोशिश, न दूसरों को कंट्रोल करना, बल्कि अपने दिल को उस पेन से मुक्त करना। जैसे ही आप ये करना सीख जाते हैं, आपके रिश्ते भी ज्यादा मैच्योर, हेल्थी और बैलेंस्ड हो जाते हैं। पार्ट 10, की टेकवेज। जिंदगी में लेट गो करना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे जरूरी स्किल है, क्योंकि जब तक हम पुराने बोझ को पकड़े रहेंगे नए रास्तों पर कदम नहीं रख पाएंगे। निक ट्रेंटन की द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है।
कि असली आजादी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में छुपी है। कोर मैसेजेस रिकैप। फर्स्ट, होल्डिंग ऑन इज इक्वल टू पेन, लेटिंग गो इज इक्वल टू पीस। जितना हम पुराने गुस्से, रिग्रेट्स या टॉक्सिक रिश्तों को पकड़े रहते हैं, उतना ही हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। सेकंड, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कर सकते हैं। दूसरे क्या करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। थर्ड, लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं, बल्कि छोड़ना है। मेमोरीज रहेंगी, लेकिन उनमें छुपा दर्द अब आपके ऊपर हावी नहीं होगा। फोर्थ, डेली रिचुअल से बनती है असली स्ट्रेंथ। जर्नलिंग, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी इमोशनल शक्ति को मजबूत बनाती हैं। पांचवां, अकेलेपन में अकेले रहना ही आपको सबसे बड़ा हीलिंग देता है। ऑडियंस एक्सरसाइज। एक पल रुककर सोचिए, कौन सा थॉट, कौन सा रिग्रेट या कौन सा रिश्ता है जिसे आपने सालों से पकड़ा हुआ है। क्या आप आज उससे सच में मुक्त होना चाहेंगे? अब एक कागज लीजिए, उस चीज को लिख डालिए जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, और फिर उस कागज को फाड़ दीजिए या जला दीजिए। यह छोटा सा एक्ट आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देगा, आई एम रेडी टू लेट गो। असली ताकत मसल्स में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप कब छोड़ना जानते हैं, क्योंकि जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं। अगर इस समरी से आपको जरा भी क्लैरिटी या हल्कापन महसूस हुआ हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बुक थिंकर्स को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें लाते रहते हैं। और कमेंट में हमें जरूर बताइए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा बोझ है जिसे आप आज से छोड़ने का पहला कदम उठाएंगे। धन्यवाद।